बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एएस लेवल अकाउंटिंग जिसका कोड है 9706, इसका फरवरी मार्च 2020 का पेपर 1 जो मल्टीपल चॉइस से रिलेट्स करता है इसको करने जा रहे हैं। और इसके क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। अ ट्रेडर सेल्स गुड्स फॉर $6,600 टू अ कस्टमर ऑन 31 मार्च 2019, द लास्ट डे ऑफ हिज फाइनेंशियल ईयर। कि एक ट्रेडर जो है वो $6,600 का माल उसने एक कस्टमर को बेचा 31 मार्च 2019, और ये इसका जो फाइनेंशियल ईयर है उसका लास्ट डे है। ही डजंट प्रोड्यूस इन इनवाइस अंटिल 3 days लेटर। उसने कोई इनवाइस जो है वो कस्टमर को इशू नहीं करी अंटिल 3 days लेटर, 3 दिन तक, 3 दिन के बाद फिर इशू करी। ही इज एडवाइज that the sales of $6,600 should be entered in the financial statements for the year ended 31st March 2019। उसको ये मशवरा दिया गया कि वो इस सेल्स को जो $6,600 की सेल्स है उसे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर रिकॉर्ड करें। देखें, जो एक्चुअल इसके अंदर जो आपका जो टेस्ट है, जो कंसेप्ट आपका चेक किया है, वो ये चेक किया है कि माल अगर डिलीवर हो गया कस्टमर को लेकिन इनवाइस इशू नहीं हुई, तो फिर कौन सा प्रिंसिपल है जो वो पूछता है विच अकाउंटिंग कंसेप्ट्स आर बीइंग अप्लाइड, कि कौन सा अकाउंटिंग कंसेप्ट जो है वो अप्लाई हो रहा है इस सिचुएशन के अंदर। कि यहाँ पर एक चीज़ होती है, उसे कहते हैं सब्सटेंस ओवर फॉर्म। ये आप जहन के अंदर रखिएगा। सब्सटेंस ओवर फॉर्म का मकसद होता है कि लीगल पोजीशन ट्रांजैक्शन की जो है उसको उसके तहत हम रिकॉर्डिंग नहीं करते, बल्कि जो इकोनॉमिक आपकी जो पोजीशन होती है, कमर्शियल जो ट्रांजैक्शंस होती हैं, जो कमर्शियल उसकी पोजीशन होती है, उसके तहत हम अकाउंटिंग के अंदर जो एंट्रीज है वो रिकॉर्ड करते हैं। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अपने जो है वो कमर्शियल एस्पेक्ट के तहत बनाते हैं। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से जो लीगल जो पोजीशन है उसके तहत बनाते हैं। इसी को कहते हैं सब्सटेंस ओवर फॉर्म। और इसी को अगर हम रेवेन्यू की टर्म्स के अंदर बात करें तो इसे रियलाइजेशन प्रिंसिपल कहते हैं। रियलाइजेशन प्रिंसिपल आपको ये बताता है कि अगर ट्रांजैक्शन हो गई है, डिलीवर कर दिया है आपने माल को, और अगर आपने इनवाइस इशू नहीं भी करी है और आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए जा रहे हैं, तो फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उस ट्रांजैक्शन को आप रिकॉर्ड करें। जैसे यहाँ पर इस ट्रेडर को जो है वो एडवाइस दी गई कि वो इस सेल्स को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर शामिल करें। तो ये जो सब्सटेंस ओवर फॉर्म वाला मामला है, इसको आप जहन के अंदर रखिएगा कि लीगल जो फॉर्म है उसे इग्नोर कर देते हैं, और जो कमर्शियल फॉर्म है उसको उसके तहत जो है अकाउंटिंग के अंदर एंट्रीज रिकॉर्ड होती हैं। तो सब्सटेंस ओवर फॉर्म के जो प्रिंसिपल है, जो कंसेप्ट है, वही फिर यहाँ अप्लाई भी हो रहा है, और इसे रियलाइजेशन प्रिंसिपल कहते हैं। रेवेन्यू रिकग्निशन के अंदर जो हम इस्तेमाल करते हैं। अगर हम कंसिस्टेंसी की बात करें तो ये बताता है, जो नंबर 1 चॉइस दी हुई है, कि आप कंसिस्टेंटली अपनी पॉलिसीज़ को अप्लाई करें। इट शुड नॉट हैपन कि आप एक साल जो है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड डेप्रिसिएशन का अप्लाई कर रहे हैं और नेक्स्ट ईयर आपने जो है स्ट्रेट लाइन मेथड इस्तेमाल शुरू कर दिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, पॉलिसीज़ कंसिस्टेंट होनी चाहिए। प्रूडेंस जो है वो आपको बताता है कि अगर आपको लग रहा है कि लॉसेस होने वाले हैं फ्यूचर के अंदर, तो उनकी रिकग्निशन एज ए कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल के तहत, प्रूडेंस कंसेप्ट के तहत आप रिकॉर्ड करें। प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स उसकी एक्सेलेंट एग्जांपल है कि प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स में आप सिर्फ एस्टिमेट करते हैं कि आपके कुछ कस्टमर्स जो हैं फ्यूचर के अंदर पैसा नहीं देंगे, लेकिन आप बैड डेट्स जो है वो प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स की रिकॉर्डिंग अपने पास करते हैं। तो ये दोनों इस वाले जो कंडीशन है इसके अंदर इनकरेक्ट हैं। जो हमारी राइट चॉइस बनती है वो रियलाइजेशन प्रिंसिपल है। और सब्सटेंस ओवर फॉर्म को आप याद रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जो राइट चॉइस बनी वो फिर हमारी 3rd है। और ये फिर इसमें अगर हम 4 चॉइसेस हम देखें तो 1 and 2 ये इनकरेक्ट हो गया, 2 and 3 इनकरेक्ट हो गया, 2 इनकरेक्ट हो गया। अलबत्ता डी के अंदर 3 ओनली कह रहा है, तो 3 के अंदर रियलाइजेशन को हमने टिक किया था। तो फिर इसका मकसद है क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जो डी चॉइस है हमारी वो फिर राइट चॉइस है। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। द फॉलोइंग कॉस्ट फॉर ए बिजनेस रिलेट टू अ न्यूली परचेज मशीन। एक मशीन आपने खरीदी है, उससे रिलेटेड कुछ कॉस्ट आपको दी गई हैं। कहता है विच कॉस्ट वुड बी ट्रीटेड एज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये बताएं कौन सी कॉस्ट जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगी। तो देखिए, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स वो तमाम चीज़ें हैं कि कोई भी एसेट अगर आपने खरीदा है, नॉन करंट एसेट्स, तो उसको यूजेबल फॉर्म के अंदर लाने तक
ऑपरेशनल कंडीशन में लाने तक जितनी भी कॉस्ट लगेंगी वो सारी की सारी हम कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट करते हैं। और वो तमाम जिनका रेवेन्यू से ताल्लुक़ होता है, लाइक जैसे इंश्योरेंस की अगर मैं एग्जांपल दूँ कि आपने कोई मशीन ख़रीदी और उसका आपने मोटर व्हीकल ख़रीदी, आपने उसका इंश्योरेंस अगर करा लिया, तो इंश्योरेंस तो फिर फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर, जो भी ईयर है आपका 1 साल के लिए होता है नॉर्मली, तो वो पूरे साल चलेगा, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपका हो गया। नॉर्मल अगर आप मेंटेनेंस कर रहे हैं तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गई। तो ये फ़र्क याद रखिएगा। हम पढ़ना शुरू करते हैं। नंबर 1 में कहता है अल्ट्रेशन टू द फैक्ट्री बिल्डिंग टू इंस्टॉल द मशीन, कि फैक्ट्री बिल्डिंग को अल्टर किया आपने, अल्ट्रेशन करी, क्योंकि मशीन इंस्टॉल करने के लिए उसकी अल्ट्रेशन ज़रूरी थी। तो मशीन इंस्टॉल ही नहीं होगी तो फिर ऑपरेशनल नहीं बनेगी। इसका मकसद है ये वाली कॉस्ट तो फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारी हो गई। ये सही है क्योंकि इसके बगैर मशीन ऑपरेशनलेबल ही नहीं होगी। नंबर 2 में कहता है पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस फॉर द न्यू मशीन, मशीन का इंश्योरेंस मैं भी समझा के आ रहा हूँ, तो ये तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इसे आप काट दें कि ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है। नंबर 3 में कहता है द फाइनल परचेज प्राइस फॉर द मशीन एग्रीड विद द सप्लायर, की जो परचेज प्राइस जो सप्लायर के साथ एग्रीड हुई, डिस्काउंट सब मिलाकर, वो डेफिनेटली ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो नंबर 1 और नंबर 3 जो है ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। नंबर 2 मैंने समझाया नहीं है। नंबर 4 पढ़ते हैं द प्राइस ऑफ द मशीन बिफोर द डिस्काउंट फ्रॉम द सप्लायर, के डिस्काउंट मिलने से पहले की प्राइस। तो ये तो इनकरेक्ट है, सिर्फ आपको एक इन्फॉर्मेशन उसने दी है, और इसका ना ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। वो वाली जो नंबर 3 है जिसमें एग्रीड प्राइस है आपकी, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो हमने देखा कि 1 और 3 कैपिटल एक्सपेंडिचर है, बाकी 2 नहीं है। तो 1 और 3 देखें कहाँ लिखा हुआ है। 1 और 3 जो है बी के अंदर लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको, 1 और 3 ओनली। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर वी कैन सेफली से कि हमारी राइट चॉइस बी चॉइस है, जिसमें 1 और 3 ओनली है, और वो क्यों है वो मैंने एक्सप्लेन करा आपको। नंबर 3 में आते हैं द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल। फ्री होल्ड प्रीमिसेस एट कॉस्ट, फ्री होल्ड प्रीमिसेस माने जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। फ्री होल्ड है, प्रीमिसेस बिल्डिंग है आपकी, उसकी कॉस्ट है $125,000 की। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ फ्री होल्ड प्रीमिसेस, कि ये जो फ्री होल्ड प्रीमिसेस बिल्डिंग है इस पे अब तक जो डेप्रिसिएशन निकला है वो $50,000 का निकला है। द प्रीमिसेस वर रीवैल्यूड एट $180,000। ये जो प्रीमिसेस है इसको रीवैल्यू आपने करा। रीवैल्यू कब करते हैं? नॉर्मली एक सर्टेन पीरियड के बाद हम देखते हैं। जैसे बिल्डिंग है, आपको पता है लैंड की वैल्यू हमेशा बढ़ जाती है, तो लैंड के ऊपर ये बिल्डिंग इरेक्ट होती है। तो बिल्डिंग को जब हमने इस प्रीमिसेस को रीवैल्यू किया तो इसकी कॉस्ट जो बनी वो $180,000 की बनी। कहता है विच एंट्रीज आर रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड द रीवैल्यूएशन, ये बताएं कौन से एंट्रीज आप रिकॉर्ड करेंगे रीवैल्यूएशन को रिकॉर्ड करने में। तो देखिए रीवैल्यूएशन को जब भी रिकॉर्ड करने के लिए जाए तो एक आसान फार्मूला याद रखिएगा कि जो भी कॉस्ट आपको दी हुई हो और जो रिवैल्यूड हो गई है उनका डिफरेंस निकाल लें सबसे पहले। देखिए रिवैल्यूड है $180,000 और जो कॉस्ट थी इसकी $125,000 की। तो ये डिफरेंस निकाल लें इसका। 180,000 में से माइनस कर दें $125,000, तो ये $55,000 का आपकी कॉस्ट इंक्रीज हुई। तो सबसे पहले जो कॉस्ट इंक्रीज हुई है, फ्री होल्ड प्रीमिसेस को डेबिट कर दें इससे 55,000, ये जो कॉस्ट इंक्रीज हुई है। सेकंड काम ये करें कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जितना भी निकला हुआ था उसको डेबिट कर दें, ये कैंसिल कर दें अपने पास, क्योंकि आप रिवैल्यूड के बाद जब भी कोई नॉन करंट एसेट्स रिवैल्यूड होता है तो याद रखिएगा उसका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कैंसिल हो जाता है। जो नई वैल्यू होती है इसके ऊपर डेप्रिसिएशन निकलना शुरू होता है दोबारा से। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप भी रिपीट करें मेरे साथ कि जब भी रिवैल्यूएशन होगा तो जो भी नॉन करंट एसेट्स है उसकी जो रिवैल्यूड वैल्यू आएगी, जो भी नई वैल्यू होगी उसके ऊपर डेप्रिसिएशन निकालते हैं। तो जो पुराना वाला डेप्रिसिएशन होता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन उसको कैंसिल कर देते हैं। उसको कैंसिल करने का तरीका ये है कि उसको डेबिट कर दें। जब ये दो काम आपने डेबिट कर दिए तो फिर रिवैल्यूएशन रिजर्व इसको क्रेडिट कर दें। तो देखिए दो चीज़ें आपने डेबिट करी, एक $55,000 से डेबिट किया, एक $50,000 से डेबिट किया, तो 105,000 से रिवैल्यूएशन रिजर्व को क्रेडिट करते हैं। तो एक्चुअली आपको जो फायदा हुआ है इस पूरी ट्रांजेक्शन में वो $105,000 का हुआ। मैं आपको एक और आसान तरीके से समझाता हूँ। ये तो एंट्री आपकी समझ आ गई। अब देखिए $125,000 की बिल्डिंग थी, 50,000 वो यूज हो गई थी। तो निकाल लें जरा इसकी बुक वैल्यू कितनी निकलेगी। $125,000 में से माइनस कर दें 50,000 जो प्रोविजन था,
तो देखिए $75,000 जो है इसकी बुक वैल्यू आती है। ये जो $75,000 की बुक वैल्यू थी, इसकी अब नई वैल्यू कितनी है? 180,000। तो अगर मैं 180,000 में से $75,000 को निकालूं तो कितना आएगा मेरे भाई? देखिए वही $105,000 आ गया कि $75,000 की जो फ्री होल्ड प्रीमिसेस थी वो अब एक्चुअली आपकी किताबों के अंदर 180,000 की होगी। तो 180,000 में अगर आप $75,000 को निकालें तो आपको रिवैल्यूएशन में जो फ़ायदा हुआ वो $105,000 का हुआ। वही आपने यहाँ एंट्री के अंदर देखा। तो देखिए इस पूरी एंट्री के अंदर इनकम स्टेटमेंट का कोई लेना देना नहीं है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाता है, फ्री होल्ड प्रीमिसेस भी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाती है, और रिवैल्यूएशन रिजर्व जो है ये भी रिजर्व का पार्ट होता है, तो शेयर होल्डर्स इक्विटी के अंदर जाता है ये। तो हम आते हैं कि एंट्री क्या, एंट्री मैंने आपको करके बताई। जो 3 एंट्रीज इसमें इनकम स्टेटमेंट लिखा हुआ है ये तो आप कार्ड दें उठा के, मैंने आपको बताया नन इम्पैक्ट, कोई इम्पैक्ट नहीं है। फ्री होल्ड प्रीमिसेस को डेबिट करेंगे $55,000 से, अभी हम डेबिट कर आ रहे हैं आपके सामने। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को डेबिट करेंगे $50,000 से, अभी हम करके आ रहे हैं। और रिवैल्यूएशन रिजर्व को क्रेडिट करेंगे $105,000 से, जो अभी हम करके आ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर राइट चॉइस हमारी डी चॉइस बनती है, और उसकी लॉजिक मैंने आपको समझाई। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। बिजनेस हैज ए ईयर एंड ऑफ 31 दिसंबर के, एक बिजनेस है उसका साल खत्म हो रहा है 31 दिसंबर को अंदर। इट परचेज ए मोटर व्हीकल, इसने एक मोटर व्हीकल खरीदी और 1 जनवरी 2017 को फॉर $15,000 की। द मोटर व्हीकल वॉज सोल्ड ऑन 31 मार्च 2019 फॉर $8,000 के मोटर व्हीकल बेच दिया आपने 31 मार्च 2019 को $8,000 में। डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड एट 20% पर एनम यूजिंग द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के तहत 20% का रेट अप्लाई करते हैं ऑन ए मंथ बाय मंथ बेसिस। मंथ बाय मंथ बेसिस का मकसद है कि हर महीने का निकलेगा। बाद वक्त पॉलिसी ये होती है कि जिस साल के अंदर कोई एसेट दिख रहा होता है उस साल का डेप्रिसिएशन नहीं निकालते, लेकिन यहाँ इस कंपनी की पॉलिसी है कि मंथ बाय मंथ निकालते हैं। तो व्हाट इज द एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड प्रॉफिट और लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ द मोटर व्हीकल के, मोटर व्हीकल को जब डिस्पोज किया तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, टोटल डेप्रिसिएशन कितना था जो अब तक निकाला आपने, एंड प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है आपका डिस्पोजल पे। तो देखिए हमने 1 जनवरी 2017 को खरीदी थी और 31 मार्च 2019 को बेची, तो इसका मतलब है 2017 का पूरा साल, 2018 का पूरा साल, इन 2 सालों का डेप्रिसिएशन निकलेगा और 2019 के 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन निकलेगा। तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का फार्मूला आप याद रखिएगा, डेप्रिसिएशन का होता है कि जो भी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का डेप्रिसिएशन रेट होता है उसको बुक वैल्यू के ऊपर अप्लाई करते हैं। कीप इट इन योर माइंड। तो सबसे पहले 2017 का डेप्रिसिएशन निकालने आप, वो कैसे निकालेंगे? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पहले साल क्योंकि मशीन ही 15,000 की खरीदी है तो इसी 15,000 के ऊपर डायरेक्ट 20% का रेट निकाल दें, वो 3,000 बनेगा आपका। फिर 2018 का निकाल लें डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। जब 2018 का निकालने के लिए आए तो ये 3,000 का जो डेप्रिसिएशन है इसको माइनस कर दीजिएगा, क्योंकि जितना भी डेप्रिसिएशन निकल चुका होता है उसे माइनस करते हैं कॉस्ट में, तो फिर बुक वैल्यू आती है, उसके ऊपर रेट अप्लाई करेंगे 20% में। तो देखिए 15 में से 3,000 गए तो 12,000 बचेंगे, 12,000 का 20% निकाला आपने तो $2,400 आपके पास आ जाएगा। ये 2018 का निकाल लिया, फिर 2019 का भी निकाल लें। वो कैसे निकालेंगे? इसी 15,000 में से माइनस कर दें 3,000 माइनस 2,400। तो पहले साल का 3,000 था और दूसरे साल का 2,400 अभी हमने निकाला और इस पर 20% का रेट निकाल दें। तो 15,000 माइनस 3,000 माइनस 2,400 मल्टीप्लाइड बाई 20% 1920। ये पूरे साल का निकला है। मंथ बाय मंथ का मकसद है जनवरी फरवरी मार्च, मार्च में आपने मशीन बेच दी तो 3 मंथ्स का निकालने हैं, मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइडेड बाई 12, तो ये 480 बनेगा। अब ये 480 तीसरे साल का 3 महीने का निकला तो 3,000 प्लस 2,400 और प्लस 480, इन तीनों को जमा कर लें तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपके पास आ जाएगा 5880।
ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 3 सालों का आपने निकाल लिया। अब जिंदगी आसान है हमारी, क्योंकि कॉस्ट हमारी 15,000 थी, इसमें से लेस कर दें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 5880, तो 15,000 माइनस 5880, ये बुक वैल्यू 9,200 आ गई। डिस्पोजल कितने का करा आपने? डिस्पोजल 8,000 में किया आपने, तो 1,000 बल्कि 15,000 में से माइनस 5880 करा तो 9120 आता है। 9120 और $8,000 के अंदर आपने बेची, तो 1120 लॉस। देखिए $9,120 की जो मोटर व्हीकल थी वो आपने $8,000 में बेच दी, तो डेफिनेटली $1,120 का आपको लॉस हो गया। तो बड़ा आसान है, हमने सबसे पहले 2 साल और 3 महीने का डेप्रिसिएशन निकाल के जमा किया, तो 5880 आता है। कॉस्ट थी इसकी 15,000, उसमें से टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 5880 बनता था, वो माइनस किया तो $9,120 हमारी बुक वैल्यू आ गई। इस बुक वैल्यू को हमने कंपेयर किया जो हमने बेची है, ये जो मोटर व्हीकल बेची है, उसने हमें सवाल में दिया कि $8,000 की बेची है, तो $9,120 की मोटर व्हीकल अगर आप $8,000 में बेच रहे हैं तो डेफिनेटली फिर लॉस ही हुआ भाई आपको $1,120 का। तो हम दोनों फिगर हमारे पास आ गई, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 5880 और 1120 का लॉस। तो देखें ये जो सी चॉइस है इसके अंदर इसने हमें दी हुई है 2 चीज़ें। सी चॉइस के अंदर इसमें दिया हुआ है कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 5880 और प्रॉफिट और लॉस, तो लॉस दिया हुआ है, प्रॉफिट भी वही दिया हुआ है, लेकिन हमें क्योंकि लॉस हुआ है तो फिर हमारी सी चॉइस जो है वो राइट चॉइस बनती है। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर जो सी चॉइस है हमारी वो राइट चॉइस है, और उसकी लॉजिक आपने देखी कि कैसे। आगे आते हैं नंबर 5 के अंदर, अ ट्रायल बैलेंस डजंट बैलेंस एंड ए सस्पेंस अकाउंट इज ओपन। के ट्रायल बैलेंस जो है वो आपने बनाया लेकिन वो बैलेंस नहीं हो रहा है, डेबिट्स आर नॉट इक्वल टू द क्रेडिट्स, के डेबिट्स जो है क्रेडिट्स के इक्वल नहीं है, और एक सस्पेंस अकाउंट आपने ओपन करा। लेटर द फॉलोइंग एरर्स आर फाउंड, बाद में ये गलतियाँ जो है वो आपको पता चल गई, एंड द सस्पेंड अकाउंट इज क्लियर। और जब गलतियाँ पता हो के आप करेक्टिंग एंट्रीज पास कर लेते हैं तो फिर सस्पेंस अकाउंट क्लियर हो जाता है आपका। दिस इज द लॉजिक। मेरा लेक्चर है कराचीज एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर, अगर आप जाएँ तो करेक्शन ऑफ एरर्स के नाम से एक फोल्डर मिलेगा प्ले लिस्ट में आपको, तो वो प्ले लिस्ट में जाके अगर आप देखेंगे तो फिर आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी और आपको बड़े आराम से ये करेक्शन ऑफ एरर्स वाले कंसेप्ट जो हैं वो समझ में आएंगे, तो उसको ज़रूर देखें जाके। हम आते हैं इन गलतियों की तरफ। सेल्स इनवाइस फॉर $1,240 हैड बीन कम्प्लीटली ओमिटेड फ्रॉम द बुक, के एक सेल्स इनवाइस आपने बनाई थी $1,240 की, हैड बीन कम्प्लीटली ओमिटेड। कम्प्लीटली ओमिट का मकसद हुआ कि वो किताबों से बिल्कुल ही गायब हो गई। तो जब वो किताबों से कोई चीज़ बिल्कुल ही गायब हो जाए तो ये फिर सस्पेंस अकाउंट्स का मामला नहीं है, ये तो क्योंकि रिकॉर्ड ही नहीं हुआ आपका किसी भी तरीके से, तो फिर इसको एंट्री क्या पास होनी थी, अकाउंट रिसीवेबल ट्रेड रिसीवेबल को डेबिट करके आपको सेल्स को क्रेडिट कर देना चाहिए था, लेकिन आपने ये नहीं करा, तो ये एंट्री जो है पूरी ओमिट हो गई, इसलिए इसको हटा दें, इसका सस्पेंस से कोई ताल्लुक नहीं है। अब आगे आ जाए नंबर 2 के अंदर, परचेजेज हैड बीन एंटर्ड एज $85,600 के परचेजेस जो हैं वो आपने एंटर्ड कर दी एज $85,600 के। $85,600 से परचेजेस आपने रिकॉर्ड करी। द करेक्ट अमाउंट शुड हैव बीन $87,000, $87,580 के करेक्ट जो अमाउंट था वो कितना था, $87,580 बनता है। तो अब इसका क्या करेंगे, परचेजेस आपको रिकॉर्ड करनी थी $85,600 की, और करेक्ट अमाउंट कर दी, बल्कि हैड बीन एंटर्ड आपने रिकॉर्ड कर दी $85,600 से, और करेक्ट अमाउंट जो था उसका $87,580 बनता था। अब देखिए इसके लिए हम एक काम ये कर लेते हैं कि हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ये बन गया ट्रायल बैलेंस, ये इसकी डेबिट साइड कर देते हैं, ये क्रेडिट समझ नहीं। अब ये परचेजेस वो कहता है $85,600 से आपने रिकॉर्ड कर,
तो परचेजेस हम भी रिकॉर्ड कर लेते हैं, $85,600 ये डेबिट साइड के ऊपर आपने रिकॉर्ड करी है, जबकि इसका जो करेक्ट अमाउंट था वो $87,580 था। लेट्स एज्यूम कि ये आपने क्रेडिट पे खरीदी थी, तो अकाउंट्स पेबल आपने सही रिकॉर्ड कर दिया, $87,580। ये हम समझने के लिए सिर्फ समझ रहे हैं कि हमने कहा परचेजेस हमने गलती से रिकॉर्ड कर दी 85,600, तो हमने कहा ट्रायल बैलेंस के अंदर लेजर से उठ के फिगर आती है, तो हमने डेबिट साइड के ऊपर $85,600 लिख दिया। करेक्ट अमाउंट जो थी, क्योंकि क्रेडिट साइड आपने सही रिकॉर्ड किया, तो क्रेडिट साइड के ऊपर 87,580 आपने सही लिखे, वो मैंने लिख दिया है यहाँ के ऊपर। एक्चुअली मिस्टेक आपकी डेबिट साइड के ऊपर भी है। आगे आ जाए, रेंट पेड पर $2,600 वॉज एंटर्ड करेक्टली इन द कैश बुक के रेंट जो पे किया था वो तो करेक्ट आपने कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड करा, लेकिन बट एज $6,200 इन द रेंट अकाउंट, लेकिन रेंट अकाउंट में गलती से आपने $6,200 लिख दिया। तो रेंट अकाउंट के अंदर आपने कितना लिख दिया, $6,200, ये देख रहे हैं। और कैश की पेमेंट अलबत्ता आपने सही करी, वो कितनी थी, $2,600। तो ये डेबिट और क्रेडिट आपने लिख लिया। अब जरा इनका टोटल करके देखते हैं कि कहानी बन क्या रही है। 85,600 एक डेबिट है, 6,200 एक डेबिट है। ये डेबिट साइड के ऊपर आ गया 91,800। क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं, 87,580 प्लस 2,600, ये 90,180 बनता है। अब देखिए ये जो डेबिट साइड है आपकी, ये ज़्यादा है या क्रेडिट साइड, दोनों साइड्स इक्वल होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है, क्योंकि आपने मिस्टेक कर दी। आपको परचेजेज आपने रिकॉर्ड कर दी $85,600 की, एक्चुअली रिकॉर्ड होनी चाहिए थी 87,580 से, जो अकाउंट्स पेबल आपने सही रिकॉर्ड करा। रेंट आपने रिकॉर्ड कर दिया $6,200 का, एक्चुअली पेमेंट जो थी वो $2,600 की, वो आपने सही रिकॉर्ड करी। ये क्रेडिट साइड के ऊपर आपने सही रिकॉर्डिंग आ रही है, डेबिट साइड के ऊपर मिस्टेक है आपके। तो 91,800 डेबिट साइड है और क्रेडिट है 90,180। तो 1,620 से क्रेडिट साइड कम है। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सस्पेंस लिखूंगा और क्रेडिट साइड के ऊपर कितना टोटल लिखूंगा, 1,620, ताकि ये दोनों साइड्स ट्रायल बैलेंस की मेरी इक्वल हो जाए। तो किस साइड के ऊपर बैलेंस आया सस्पेंस का, ये देख रहे हैं, क्रेडिट साइड के ऊपर बैलेंस आया। तो हम यहाँ आ जाते हैं, व्हाट वाज द ओरिजिनल बैलेंस ऑफ द सस्पेंस अकाउंट्स, $1,620 का क्रेडिट बैलेंस। चॉइस ए, $1,620 का क्रेडिट बैलेंस है, और वो क्यों है मैंने आपको पूरा समझाया, एंट्री की मदद से ट्रायल बैलेंस बनाकर लॉजिकली मैंने आपको समझाया है कि हुआ क्या था एक्चुअली, और ये सस्पेंस अकाउंट्स कैसे क्रिएट हुआ आपके पास। तो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आते हैं। 6 कहता है सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट इंक्लूडेड द फॉलोइंग एंट्रीज। सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट के अंदर ये फॉलोइंग एंट्रीज आ रही थी। एंट्रीज क्या थी, कॉन्ट्रा विद द परचेजेज लेजर कंट्रोल अकाउंट $500 डेबिट। अच्छा देखिए, सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट क्या होता है। सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट का मकसद ये है कि तमाम कस्टमर्स का जो टोटल मिला के आप लेजर बनाते हैं उसे हम सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट कहते हैं। और परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट क्या होता है। परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट तमाम जो हमारे सप्लायर्स हैं उन सब का मिला के जब हम देखते हैं कि टोटल सप्लायर्स को पेमेंट हमें कितनी करनी है, या टोटल ओवरऑल जो है तमाम सप्लायर्स की पोजीशन हम अगर देखना चाहें तो वो परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट कहलाता है। आप कॉन्ट्रैक्ट क्यों करते हैं, देखिए साइमल्टेनियसली समटाइम्स ऐसा होता है। लेट्स आई गिव यू एन एग्जांपल, यू हैव अ गारमेंट शॉप के अंदर आपके कुछ कस्टमर्स हैं। कस्टमर आपका ऐसा है जिसको आप माल बेचते हैं, वो माल बेच के बेच देते हैं आप, उससे तो एंट्री पास कर देते हैं, ट्रेड रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट कर देते हैं, लेकिन वो कस्टमर उसका खुद गारमेंट्स का बिजनेस भी है, तो वो कुछ चीज़ें बनाता भी है, वो आपको अच्छी लगती हैं तो आप उससे ख़रीद भी लेते हैं। जब आप ख़रीदते हैं तो फिर वो आपका सप्लायर भी बन गया, तो आपको उसे पेमेंट देनी भी है और पेमेंट लेनी भी है। लेने वाली पेमेंट अगर आपकी ज़्यादा है कि आपको पैसे ज़्यादा लेने हैं और देने कम है तो आप कॉन्ट्रा कर देते हैं, क्योंकि ये तो समझ नहीं आती ना कि मैंने $5,000 आपको दिए और $2,500 आपने मुझे वापस कर दिए। तो बजाय $5,000 देने के मैं आपको स्ट्रेट $2,500 दे देता हूँ। तो कॉन्ट्रा इसलिए करते हैं
और कॉन्ट्रा की एंट्री क्या पास करते हैं, परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट को डेबिट करते हैं और सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। तो परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट को डेबिट करेंगे, सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो यहां जब कॉन्ट्रा करा तो यहां ये कह रहा है कि सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट को डेबिट कर दिया। अब ये गलत है क्योंकि परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट लाइबिलिटी को आप डेबिट करके रिसीवेबल को क्रेडिट करते हैं। एंट्री ध्यान में रखिएगा कॉन्ट्रा की। तो ये जो डेबिट लिखा हुआ है ये इनकरेक्ट है। इसका मकसद है इसने सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट को गलत डेबिट किया, इसे सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट को क्रेडिट करना चाहिए था। ये डेबिट देख रहे हैं, तो ये इनकरेक्ट एंट्री है। डिस्काउंट अलाउड $600 डेबिट, आप डिस्काउंट अलाउड $600 था, डिस्काउंट अलाउड की एंट्री क्या पास करते हैं, डिस्काउंट अलाउड को डेबिट करते हैं, सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे क्योंकि आप कस्टमर को डिस्काउंट दे रहे हैं ना। जब दे रहे हैं तो ये पैसा आपको नहीं मिलेगा। तो सेल डिस्काउंट अलाउड डेबिट और सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट करना चाहिए था, आपने फिर डेबिट करा हुआ है, तो ये भी एंट्री इनकरेक्ट है। इररिकवरेबल डेट्स रिटर्न ऑफ $1200। इररिकवरेबल डेट्स को जब डेबिट करते हैं तो क्या एंट्री पास करते हैं, इररिकवरेबल डेट्स को डेबिट करते हैं और सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। यहाँ भी क्रेडिट करेंगे, इसने फिर डेबिट करा हुआ है तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। विच एंट्रीज मस्ट बी करेक्टेड, कौन सी एंट्रीज करेक्ट होनी चाहिए, तो कौन सी एंट्री करेक्ट होनी चाहिए, हमने देखा कि 1, 2 एंड 3। हमारे हिसाब से तो फिर तीनों एंट्रीज इनकरेक्ट है, तीनों को करेक्ट होना चाहिए क्योंकि तीनों में सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट होगा और इसने डेबिट किया हुआ है। तो 1, 2 एंड 3 क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर वी कैन सेफली से कि सी चॉइस जो है वो हमारी राइट चॉइस बनती है। तो ये फिर यहीं पर हम इस लेक्चर को रोकते हैं और जो मैंने कराई है प्रैक्टिस, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा क्योंकि काफ़ी कंसेप्ट हैं जो यहाँ जो 6 क्वेश्चन हैं इसके अंदर अप्लाई हुए। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर अगले क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।